नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीपीएफ रीजनरेशन का हमें बहुत ज़्यादा इशू आता है। ये इशू ऐसा है कि कुछ चीज़ें हमारे ईसीएम के हाथ में होती हैं कि ईसीएम रीजनरेशन नहीं कर रहा, या कुछ चीज़ें हमारे स्कैन टूल फंक्शनैलिटी पर आ जाती हैं कि स्कैन टूल पर वो जो डीपीएफ रीजनरेशन का ऑप्शन है किसी भी गाड़ी पर, कई बार उसमें बग आ जाता है। जहाँ एक एंड पे हमारे पास हल रह जाता है डीपीएफ रीजनरेशन, उसको बाईपास करने का, जो ईसीएम सोच रहा है उसे बाईपास करके रीजनरेशन करने का। पिछली वीडियो में जो डीपीएफ रीजनरेशन वाली हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे बाईपास करने का मैंने आपको तरीका बताया था। जो पर वो तरीका मैंने आपको कॉपी पे बताया था, रजिस्टर पे दिखाया था, मैंने असल में नहीं करके दिखाया था क्योंकि उस गाड़ी पर डीपीएफ रीजनरेशन का इशू नहीं आ रहा था। आज हमारे पास है मित्सुबिशी की आउटलैंडर गाड़ी, डीजल गाड़ी है और इसमें डीपीएफ रीजनरेशन की लाइट ऑन हो रही है। अब अभी तक मैंने इसको स्कैन भी नहीं किया, मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने थोड़ी सी गाड़ी को चलाकर देखा है क्योंकि अगर डीपीएफ रिस्ट्रिक्ट है, अगर डीपीएफ ब्लॉक है तो उसमें परफॉर्मेंस का इशू बहुत कॉमन है। इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का इशू होगा, इसकी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा रोड टेस्ट किया। मैं समझ गया कि हाँ, इसमें परफॉर्मेंस इशू है। पर अब डीपीएफ की जो लाइट ऑन हो रही है, अब हम उसे कैसे ख़त्म करें? क्या हमें रीजनरेशन करनी पड़ेगी? अगर रीजनरेशन करनी है तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी? स्कैन टूल में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? अब बहुत सी गाड़ियों का अलग अलग फंडा होता है। कोई देखो, यूनिट्स होते हैं जो आपके केपीए या पीएसआई, जो प्रेशर यूनिट्स होते हैं, वो तो आप स्कैन टूल पे चेंज कर सकते हो। पर अगर गाड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की X5 है जैसे, उसमें दो प्रकार की आपको रीजनरेशन मिलती है। एक तो स्टैटिक, एक ड्राइविंग, कि चाहे आप गाड़ी खड़ी करके उसकी रीजनरेशन कर सकते हो, चाहे ड्राइव करते हुए। जिसमें मुझे ड्राइविंग रीजनरेशन का ऑप्शन मिलता है, मैं ड्राइविंग ही करता हूं क्योंकि उसमें मेरे पास एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी गर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी ऑप्शन क्या दे रही है। मैं पहली भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ऑप्शन स्कैन टूल नहीं देता, ऑप्शन आपका ईसीएम आपको देता है, जो स्कैन टूल शो करता है। और स्कैन टूल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसे हैंडल करता है और एग्जीक्यूट करता है। अब हमारे इस गाड़ी में हमारे पास क्या ऑप्शन है वो मुझे नहीं पता। तो गाड़ी में बैठेंगे, हम गाड़ी को स्कैन करेंगे, देखेंगे कि क्या कोई फॉल्ट कोड आ रहा है। अगर फॉल्ट कोड नहीं आ रहा, लाइव डाटा में देखेंगे कोई प्रेशर की हमारे पास कोई डाटा पिड है या नहीं, कोई बता रही है कि कितना बैक प्रेशर है डीपीएफ से। वो चेक करने के बाद हम देखेंगे कि डीपीएफ रीजनरेशन का हमारे पास ऑप्शन है। अगर है तो वो ड्राइविंग का ऑप्शन है कि स्टैटिक का ऑप्शन है। बता दूं, अभी तक मैंने इस गाड़ी पर कुछ नहीं किया। तो चलिए देखते हैं गाड़ी पर बैठ के कि हमारे पास इशू कौन सा आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे अपने स्कैन टूल को कनेक्ट। इसके ओबीडी पोर्ट पर मैं वीसीआई को कनेक्ट कर दूंगा। वीसीआई कनेक्ट कर लिया दोस्तों। गाड़ी चली है 2,73,000। स्कैन टूल ऑन करेंगे। डीपीएफ सिस्टम सर्विस रिक्वायर्ड आ रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से कस्टमर का इशू आ रहा था कि डीपीएफ रीजनरेशन आ रहा है। कस्टमर ने शायद 2 बार पहले भी इसकी रीजनरेशन करवाई है। उसने बताया कि उसने 2 बार रीजनरेशन कराई और हफ्ते भर में डीपीएफ रीजनरेशन का साइन दोबारा आ जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि डीपीएफ रीजनरेशन कभी कभार पूरी तरह से परफॉर्म नहीं होती है ना, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती। वो 10 मिनट चलती है और वो जो बैक प्रेशर है वो अभी भी कम नहीं हुआ होता, और वर्कशॉप वालों को लगता है कि डीपीएफ रीजनरेशन हो चुकी है। वो कंप्लीट नहीं हुई होती, वो किसी ना किसी कंडीशन को लेकर वो कंडीशन जब फुलफिल नहीं होती। डीपीएफ रीजनरेशन अगर चल भी रही है, अगर उसके दौरान भी कोई इंजन कोड आ जाता है, क्योंकि डीपीएफ रीजनरेशन का कोड फिर भी आ सकता है जब भी आप डीपीएफ रीजनरेशन कर भी रहे हो, फिर भी उसने डीपीएफ रीजनरेशन बीच में रोक देनी है। अगर आपने ना ध्यान दिया, आपको लगेगा कि रीजनरेशन हो चुकी है और वो नहीं हुई होती, जिसकी वजह से हफ्ते भर में वो फिर से इशू आपको दोबारा आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो अगर आपका फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, अगर वो ज़्यादा स्प्रे हो रहा है, इंजेक्शन ज़्यादा हो रही है, फ्यूल ऑयल में मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से भी डीपीएफ का हमारे पास इशू बहुत ज़्यादा आता है। एक चीज़ मैं इस पे, पहले तो हम स्कैन टूल पे देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि हम बोनट खोल के इसका ऑयल लेवल चेक करेंगे कि कहीं ऑयल लेवल पहले से ज़्यादा तो नहीं है। अगर पहले से ज़्यादा है, मतलब फुल से ज़्यादा है, मुझे ये तो नहीं पता कि पहले कितना था, पर अगर फुल से ज़्यादा है तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, इस ऑयल में फ्यूल मिक्स हो रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने डायग्नोस्टिक्स पर, ऑटो डिटेक्ट कर लेंगे हम।
टाइम बच जाता है हमारा, क्योंकि मित्सुबिशी की आउटलैंडर गाड़ी है, हमें पता भी है, पर सीधा हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे, हमारा टाइम बच जाता है। तो अगर ऑप्शन है स्कैन टूल में तो क्यों ना यूज़ करें। ओके, सो मित्स 2014 मॉडल की गाड़ी है ये। सेलेक्ट करेंगे। हॉट फंक्शंस में भी मुझे लगता है डीपीएफ का आ जाएगा। डीपीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अभी क्योंकि अब गाड़ी भी अभी ठंडी है, बिल्कुल भी गाड़ी वो देखो हॉट एंड कोल्ड पे बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, गाड़ी भी बहुत ठंडी है। सो डीपीएफ रीजनरेशन अभी तो किक इन नहीं करेगा, क्योंकि इसको 80 या 90 जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो चाहिए होता है किक इन करने से पहले। सो वो अभी नहीं किक इन करेगा, पर हम ईसीएम में जाकर इसका लाइव डाटा वगैरह जरूर देख लेते हैं कि बैक प्रेशर का कितना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है बैक प्रेशर देखना। सो कोड रीड करेंगे सबसे पहले। हमारे पास कोड आ रहा है दोस्तों, इंजन ऑयल लेवल टू हाई। इंजन ऑयल लेवल टू हाई का मतलब, अब देखिए अभी हम बात करके हटे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कोड आएगा। मुझे लग रहा था कि शायद कोड आए डीपीएफ रीजनरेशन का, कि सूट मास है वो बहुत ज़्यादा है, सूट मास एक्यूमुलेशन का कोड आ जाएगा। पर इंजन ऑयल लेवल टू हाई है अगर, तो मुझे लगता है सिंपल वही इशू आ रहा है कि फ्यूल ज़्यादा जा रहा है हमारे डीजल ऑयल में, जिसकी वजह से हमारे इंजन ऑयल में डीजल फ्यूल बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से इंजन का ऑयल लेवल बढ़ रहा है और डीपीएफ रीजनरेशन का बार बार कंप्लेन आ रहा है। मैं एक बार लाइव डाटा में जाके देखूंगा कि बैक प्रेशर बन कितना रहा है। इतनी जल्दी वो सूट अगर बन रहा है तो कोई ना कोई हमारे पास इशू है ही है, और वो इशू मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फ्यूल का इशू है, क्योंकि मैं बहुत कम भी नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा कि 90 में से 20 या 30% मुझे इशू यही आता है कि डीजल में आपके इंजन ऑयल में डीजल फ्यूल मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डीपीएफ का इशू आ रहा है। तो सीधा डीपीएफ पर जाएंगे एक बार। फ्यूल क्वांटिटी, फाइनल फ्यूल इंजेक्शन इंटरवल मेन, स्मॉल क्वांटिटी 1, स्मॉल क्वांटिटी प्रेशर, नहीं हमें चाहिए डीपीएफ टेम्परेचर सेंसर, डीपीएफ प्रेशर सेंसर, मैक्स टेम्परेचर सेंसर। सो हमारे पास ये 3 आ गए हैं डीपीएफ को लेकर। सूट लोडिंग बाय डिस्टेंस, चलो उसका मैं इतना नहीं, स्टेटस ऑफ सूट लोड बाय डिफरेंशियल प्रेशर, सूट लोड देख लेते हैं। रहा लास्ट रीजनरेशन मोड, प्रेशर डिफरेंस, ओके, नॉन यूनिफॉर्म, मैक्स वैल्यू ऑफ डीपीएफ। देखिए हर एक जो भी डाटा आ रहा है इसमें, वो हर एक गाड़ी पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है उस ईसीएम पर देखिए हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, पर मैं जितना हो सके वो उतना लर्निंग ज़ीरो। सो डीपीएफ की वो भी है, डीपीएफ रीजनरेशन रिक्वेस्ट, इसे ऑन कर लेते हैं। जो मुझे लगता है कि हाँ मैं उठा लेता हूँ, कि जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो हमारे पास डीपीएफ टेम्परेचर सेंसर एन अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई गाड़ी। सो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इंजन डीजल है पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसने नॉक दी है, इतनी नॉक डीजल इंजन में ये तो बहुत ही अजीब बात हुई है कि ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है हर एक डाटा को सब। ओह अभी आया था, मैंने बैक कर दिया। फिर से मुझे लगता है मुझे वो डीपीएफ रीजनरेशन की डाटा बिट्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। करेंगे क्या, हम सर्च कर लेंगे ऊपर डीपीएफ, और जो डीपीएफ की डाटा जो पिड होते हैं हमारे पैरामीटर्स, आइडेंटिफायर्स, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन दे तो, मुझे नहीं लग रहा दे रहा है। सो पहले तो सिंपल डीपीएफ, यहाँ पर डीपीएफ का था प्रेशर सेंसर, ये रहा डीपीएफ मैक्स। नीचे जाएंगे
सूट लोडिंग को मैं रहने दूंगा, ये खोल लेते हैं मैक्स, ये कर लेते हैं, DPF टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, DPF लैम्प कर लेते हैं, DPF रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सो ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास मैक्स टेम्परेचर DPF का 625 डिग्री सेल्सियस है, मैक्स वैल्यू DPF वो 670 है, DPF टेम्परेचर इस टाइम 240 है, और DPF लैम्प कह रहा है ऑफ है, पर DPF लैम्प तो ऑन है। इसे मैं हमारे पास बैक प्रेशर का, ये रहा बैक प्रेशर का। KPA में दिखा रहा है, मैं 2 से 3 PSI को लेकर चलता हूँ। अब KPA से PSI बनाते हैं, मैं गूगल ही कर दूँ क्योंकि इतना। अगर मैं 3 PSI टू KPA करूँ, 20 KPA के करीब मुझे लगता है ये सही है। 2000 RPM पे मुझे लगता है 3 PSI के नीचे नीचे रहना चाहिए इसे। मैं इसको सूट एक्यूमुलेशन तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कुछ खास है, क्योंकि DPF जो डिफरेंस प्रेशर सेंसर है वो कुछ खास नहीं दिखा रहा, जो डिफरेंशियल है। क्योंकि जो आपका DPF है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, उस पे एक इनलेट पे और एक उसके मिडल पॉइंट पे 2 होजेस जो पाइप निकल रही होती है वो सेंसर की तरफ जाती हैं, DPF सेंसर की तरफ। वो प्रेशर सेंसर होता है जो वो उसका डिफरेंशियल मेज़र करता है कि कितनी हवा, जो प्रेशर आ रहा है वो अंदर आ रहा है, और कितना रीजनरेशन होने के बाद बीच में जो मिड पॉइंट है वहाँ से, उन दोनों को जो डिफरेंशियल होता है उसको वो हमें बताता है। जहाँ तक देखने में लग रहा है, इसमें मैं गियर में डालूंगा ताकि हम इसे अंडरलोड कर सकें। चाहे अंडरलोड करो, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही रहना है हमारे पास। कोई खास इशू नहीं है दोस्तों, हमारे पास 6 KPA तक के हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ऑयल ही है, जो फ्यूल है ऑयल में मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। हम क्या करेंगे एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक बार DPF रीजनरेशन देख लूँ इसकी तरफ। DPF रीजनरेशन करेंगे और ऑयल, मुझे लगता है, देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आप DPF रीजनरेशन करें उसका ऑयल ज़रूर चेंज करें, क्योंकि DPF रीजनरेशन के टाइम पे बहुत सारा फ्यूल ECM डंप करेगा। इतना सारा फ्यूल वो जो डंप हो रहा है उसमें से बहुत फ्यूल ऑयल में भी मिक्स हो रहा है। अगर आप उसे नहीं रिप्लेस करते ऑयल को, अगर आप रीजनरेशन करके छोड़ रहे हैं, तो वो ऑयल बाद में इशू करेगा ही करेगा जिसमें फ्यूल मिक्स हुआ हुआ है, जिसकी वजह से DPF फिर से ऑन होगा, आप फिर से रीजनरेट कर देंगे और आप फिर से उसकी सर्विस नहीं करेंगे, तो वो दोबारा वो चीज़ अब डबल हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी करूँगा रीजनरेशन, और उसके बाद जिस शॉप पर ये गाड़ी आई है उस शॉप वालों को कहूँगा कि इसकी आप सर्विस जरूर करें, अब इसका ऑयल एंड फिल्टर चेंज करें, और फिर हम देखेंगे इसके ऑयल लेवल को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि सच में ऑयल अब बढ़ रहा है कि जहाँ पिछली बार जिसने रीजनरेशन की थी उसने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से ऑयल लेवल बढ़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर तो एक्टिव टेस्ट हैं, सॉरी स्पेशल फंक्शंस पे जाएंगे। हमारे पास DPF रीजनरेशन है, लर्निंग इनिशियलाइजेशन टेस्ट हमें नहीं चाहिए। अभी मेरा टेम्परेचर भी कुछ खास गर्म नहीं है। DPF ये ड्राइव मोड में है, उसमें लिखा हुआ था ड्राइव। इट टेक्स मोर देन 25 मिनट्स, 25 मिनट तक DPF रीजनरेशन लेगी। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इसे 25 मिनट चलाना पड़ेगा मुझे। ऑफ कोर्स मैं इतनी देर वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखूँगा, क्योंकि साथ साथ में रीजनरेशन और वीडियो को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो वहाँ पर मैं कट कर दूँगा, हम गाड़ी को चलाएंगे, रीजनरेट करूँगा और देखेंगे कि जो हमारा लाइव
डाटा था। अब इस टाइम जब हम 2500 आरपीएम पे जा रहे थे तो हमारे पास लाइव डाटे में ऑलमोस्ट 7 से 8 केपीए तक की वैल्यू आ रही थी। पर अब रीजनरेट करने के बाद देखेंगे कि उसमें कोई चेंज आया कि नहीं। सो इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अब वहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिंग, अभी शायद एग्जीक्यूट ना करे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा है अभी। वहाँ पे लिखा है प्रेस ओके बटन टू रीट्राई। अब ये जा क्यों नहीं रहा? अब यहाँ पर बहुत से हमारे दोस्त कह सकते हैं कि यार हमने रीजनरेशन करने की कोशिश तो की, पर वो जा नहीं रहा। शायद स्कैन टूल में कोई पंगा है या किसी और। अब देखिए दो चीज़ें, जो चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक कोई फॉल्ट कोड रहेगा गाड़ी में रीजनरेशन नहीं होगी, और फॉल्ट कोड तो हमारे पास है। तो सबसे पहले करेंगे फॉल्ट कोड को क्लियर, उसके बाद मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ले आऊँगा इंजन को, ताकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आए। उसके बाद हम, अरे मित्सुबिशी में मुझे कम्युनिकेशन के इशू बहुत आते हैं। एक तो गाड़ी चलती पर अगर हम करेंगे तो वो स्पेशली देखिए, अभी तो बात कर रहा था ये कंट्रोल यूनिट से, अभी ये बात नहीं कर रहा। पहले हम लाइव डाटा में मैं देखूंगा कि ये बात कर भी रहा है कि नहीं। सो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, बैरो आ रहा है, ठीक है जी। पीछे जाएंगे, इरेज कोड करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम हमारे EOBD की तरफ, अब यहाँ से नहीं हो रहा, सिंपल मैं एग्जिट करूँगा यहाँ से, EOBD में जाऊँगा। अरे यार, सो ऑटो स्कैन करेंगे क्योंकि अब कोड डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोड डिलीट नहीं करेंगे तो रीजनरेशन नहीं होगी। जब तक फॉल्ट कोड है सिस्टम में, रीजनरेशन नहीं होती। तो सेलेक्ट करेंगे, कोड्स फाउंड 0 कह रहा है। सो कोड का भी इतना इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये कोड दिखा ही नहीं रहा। नो फॉल्ट कोड डिटेक्टर, मुझे लगता है गोस्ट कोड है वो अफेक्ट नहीं कर रहा हमारे सिस्टम को। सो कम इसमें टेस्ट में हमारे पास देखते हैं कि DPF रीजनरेशन है कि नहीं। ठीक है जी, कोई हेल्प नहीं हुई हमारी यहाँ पर। एग्जिट करेंगे फिर से, ओके करूँगा। अब करूँगा मैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी के टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, जब तक हमारा टेम्परेचर राइज नहीं करता। आउटलैंडर खोलेंगे हम, मैं देखना चाहता हूँ कि जो इसका टेम्परेचर है हमारे कूलेंट टेम्प सेंसर का, वो मैं देखना चाहता हूँ। जब वो 80 डिग्री के करीब आ गया तो मैं उसे रीजनरेट करना शुरू करूँगा। बहुत, जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू होते बताया था कि बहुत इशू आते हैं जब आप रीजनरेशन करते हो। कभी कभी स्कैन टूल नहीं कर रहा, या ECM नहीं अलाउ कर रहा, या कोई ऐसी इनपुट है जो ECM को सही नहीं लग रही, जिसकी वजह से वो ड्रॉप करी जा रहा है बार बार। सो बहुत से इशू हमारे पास DPF रीजनरेशन करते हुए आ जाते हैं। वो सेम ही इशू हमारे पास आ जा रहा है। सो कूलेंट टेम्प हमारे पास 62 डिग्री है, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ने दूंगा। सो 250 RPM के करीब इसे रख लेंगे। हमारे पास RPM यहाँ पर है 2,500, सॉरी 250 नहीं 2,500। ज़्यादातर देखिए
किसी किसी गाड़ी में जब आप रीजनरेशन करते हैं तो स्कैन टूल आपको बता देता है कि कूलेंट टेम्परेचर अभी ठंडा है और रीजनरेशन बाद में करिए जब कूलेंट टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाएगा। इस गाड़ी में इसने बताया नहीं, इसने सीधा कह दिया है कि हाँ वो फेल हो चुका है हमारा DPF रीजनरेशन टेस्ट और आप उसे रीट्राई करें। इस कंडीशन में आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। एक तो टेम्परेचर आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो, दूसरी चीज़ कोई फॉल्ट कोड ना हो, तीसरी चीज़ अगर बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप रीजनरेशन शुरू करेंगे चाहे आपकी 2 मिनट ही शुरू हो, उसके बाद वो बंद हो जाएगी क्योंकि बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो मेजर्ड है, जो मेजर कर रहा है। ये 70 डिग्री तक आ जाए उसके बाद हम ट्राई करते हैं। आज मौसम भी कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है गर्म होने में। 70 पे आ गया। अब हम बैक करेंगे, स्पेशल फंक्शन में जाऊंगा, DPF रीजनरेशन में जाऊंगा। अभी मैंने 2.5 पे फिर रखा हुआ है क्योंकि वो 70 से कहीं 69 68 पे ना चल जाए, क्योंकि अगर वो फिर वापस कम हो गया तो हमें मुश्किल आ जानी है। हम इसे डाटा लिस्ट करूँगा मैं, क्योंकि कुछ कुछ डाटा मैंने देखना ही देखना है। 71 ये है हमारे पास, ये देखिए ये डाटा लिस्ट इसीलिए दिया है हमें ताकि हम मेक श्योर कर सके कि हमारा सारा कुछ सही है कि नहीं। सो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 72 है, बाकी हमारा एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर 160 है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर 400 या 500 कोई एक वैल्यू है, मुझे याद नहीं आ रही, जिससे ज़्यादा अगर वो होता है तो वो DPF रीजनरेशन को कैंसिल कर देता है। तो इसे मैं करूँगा वापस बैक, प्रेस करेंगे ओके। अब देखेंगे कि अगर हमारी रीजनरेशन होती है कि नहीं, क्योंकि फॉल्ट कोड हम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि फॉल्ट कोड एक तरीके का गोस्ट कोड है और टेम्परेचर हमारा अब सही है। अब हम देखेंगे कि रीजनरेशन होती है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं होती फिर हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कमाल की बात है दोस्तों, वहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिंग की, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, रीजनरेशन शुरू होगा, पर अभी तक रीजनरेशन शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है ये फिर से फेल होगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। कई बार गाड़ी में भी हमारे पास ऑप्शन होता है रीजनरेशन करने का, वो भी मैं अभी चेक करके देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड और यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे पास बटन नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रक होते हैं जो ट्रक, उन पर डीजल ट्रक पे हमारे पास ऑप्शन होता है रीजनरेशन का, ताकि आप बटन दबा के रीजनरेट कर सको, क्योंकि आपको स्कैन टूल की हर टाइम ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लिखा है इसने एग्जीक्यूट, ओके, यहाँ पे लिखा है DPF रीजनरेशन ड्राइव। अब ये ड्राइव है, सॉरी मुझे लगता है ड्राइव, माफ़ कीजिएगा मैं ही इसे समझा नहीं। सो मैं क्या करूँगा, इसे हम यहाँ पर रख देंगे। सो हम इसे ड्राइव करेंगे, सीट बेल्ट में लगा लूँगा। अगर यहाँ पे स्टैटिक लिखा होता है ड्राइव की जगह तो मैं इसे स्टैंड स्टिल खड़ा के गाड़ी को हम कर सकते थे, पर ड्राइव लिखा है तो मुझे लगता है मैंने ध्यान ही नहीं दिया ड्राइव लिखे को। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। क्योंकि अब तक तो DPF रीजनरेशन को शुरू हो जाना चाहिए था। इतने टाइम में तो शुरू हो जाता है। सो मैं ड्राइव करके एक बार ट्राई करूँगा, क्योंकि टेस्ट फेल भी नहीं हो रहा और टेस्ट शुरू भी नहीं हो रहा, तो रीजनरेशन शुरू भी नहीं हो रही, फेल भी नहीं हो रही, तो चल क्या रहा है वो अब हमें चेक करना है।
अभी भी दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं किया है उसने। शनिवार का दिन है, आज सड़कों पर भी लोग कम है, सो हमें रोड टेस्ट करते हुए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पर आम दिनों में अगर आप रोड टेस्ट करते हैं, ड्राइव आपको रीजनरेशन करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। बार बार कोई ना कोई आगे आता है और आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। फिर से हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई गाड़ी ना आ रही हो। इस गाड़ी को करने के बाद एक और गाड़ी भी है जिस पर ट्रांसमिशन का इशू आ रहा है, वो भी अभी डायग्नोज करना है। सो इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है टाइम पर। और एक मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर ये जो क्रूज कैंसिल, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सो ये तो हमारा हो गया ड्राइव। कुछ गाड़ियों में आपको बताऊं, क्योंकि जो गाड़ियों में हमारे पास किसी में रिक्वायर्ड होता है कि हाँ भाई गाड़ी आपने 60 की स्पीड पे चलानी है, आधा घंटा चलानी है, उसमें हमें गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाना पड़ता है। वो मैंने BMW वगैरह में तो ज़रूर देखा है, पर मित्सुबिशी पे मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सुना बहुत है कि मित्सुबिशी की आउटलैंडर पर DPF रीजनरेशन करना बड़ा मुश्किल है, पर कभी किया नहीं था। तो आज हमें मौका मिला है, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा पता नहीं वीडियो बनाऊँगा कि नहीं, पर यह चीज़ अच्छी है कि अगर मैं फंस रहा हूँ DPF रीजनरेशन करते हुए, तो और भी बहुत भाई हैं जो इस चीज़ में फंसेंगे। सिलेक्टेड आइटम इज़ एग्जीक्यूटेड, ओके, आर यू श्योर, यस। यहाँ पर हम आके रुक गए थे और ये फिर से कह रहा है ड्राइव, क्योंकि ये सिलेक्टेड कमांड है ड्राइव की। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास दूसरा तरीका भी है कोई बिना ड्राइव के। प्रोविंशियल DTCs देखें, प्रोविजनल, हमारे पास बस यही कोड है P252F का, और ये हमारा कोड क्लियर नहीं हो रहा। अरे अब कोड क्लियर हो गया, फिर से आ गया। सो उसने, मुझे नहीं लगता उसने क्लियर किया है कि नहीं। की ऑफ करके एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर से कोड चेक करेंगे। अब नहीं, कोड क्लियर वो नहीं कर रहा दोस्तों। अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमें कहेगा कि गाड़ी स्टार्ट करे और ना, क्योंकि ये देखिए कुछ भी नहीं कह रहा, ये गाड़ी स्टार्ट करने को भी नहीं कह रहा मुझे। सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में भी लग रहा है, पर हम क्या करेंगे, हम सीधा इसे बैक जाऊंगा मैं, कंट्रोल यूनिट, हॉट फंक्शंस, DPF, शायद वहीं ले जाए, घुमा के हमें वहीं ले जाए जहाँ से हम आए हैं, पर मैं फिर भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। वहीं लेकर जा रहा है ये हमें, देखिए। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जहाँ तो सही बात बताऊँ, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो कोड क्लियर करते हुए भी क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ तो ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है,
मुझे स्पेसिफिकेशन नहीं पता ऑयल लेवल कितना हाई है या कितना होना चाहिए, क्योंकि लाइव डाटा में हमें सेंसर बता तो रहा है कितना हाई है, पर कितना होना चाहिए वो नहीं पता। या तो हम डिपस्टिक चेक करेंगे और देखेंगे कि ऑयल लेवल कितना हाई है, और अगर हाई है सच में तो पहले हमें थोड़ा सा ऑयल ड्रेन करना ही होगा, क्योंकि जब तक वो कोड है जो इंजन ऑयल लेवल टू हाई का वो नहीं आता। क्योंकि देखिए अगर ईसीएम रीजनरेट करना शुरू कर देगा और भी ज़्यादा डीजल फ्यूल है जो वो ऑयल में जाएगा, और ऑयल इतना ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा ऑयल का कि हमारे पास बहुत सारा ऑयल प्रेशर बन जाना है, फिर सील वगैरह खुलनी शुरू होती है। वो एक तरीके का नुकसान है इंजन को, वो भी एक बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से डीपीएफ रीजनरेशन नहीं हो रही। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे वर्कशॉप पर और ऑयल लेवल मैं चेक करूंगा और देखेंगे कि ऑयल लेवल कितना है। अगर ऑयल लेवल ज़्यादा हुआ तो पहले ऑयल लेवल ड्रेन करेंगे और उसके बाद हम रीजनरेशन करेंगे। सो स्कैन टूल रखेंगे नीचे और चलेंगे शॉप की तरफ। क्योंकि अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अब ये जो हमारे पास स्पेशल फंक्शन है डीपीएफ रीजनरेशन का, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो कौन कौन सी अब चीज़ें हैं जो इसे एग्जीक्यूट होने से रोक रही हैं, वो हमें ढूंढनी है। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि स्कैन टूल में कोई इशू है, वो मैं लास्ट में लेकर चलूँगा, पर अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सो सिंपली मैं पहले इसका ऑयल लेवल चेक करूँगा। अगर वो टू हाई है सच में तो हमारे पास इशू पहले वहीं पर है। सो इसे लेवल्ड सरफेस पे लगाएंगे। लेवल्ड सरफेस की अगर गाड़ी सीधी ना खड़ी हुई तो हमारा इशू वहीं का वहीं है, हमें पहले देखना पड़ेगा। सो ये है वर्कशॉप जहाँ पर ये गाड़ी आई थी। तो हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे, ऑयल लेवल चेक करेंगे। सो दोस्तों गाड़ी का बोनट हमने निकाल लिया है, ऑयल लेवल चेक करेंगे। सबसे पहले साफ़ करेंगे डिपस्टिक को, दोबारा डालेंगे। दोस्तों ऑयल लेवल वाकई में ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक हमारे मैक्स लेवल का और यहाँ पर मिनिमम लेवल का स्केल है, और इससे भी ज़्यादा हम जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा ऑयल लेवल है, जबकि यहाँ तक हमारा ऑयल लेवल होना चाहिए था। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, कि अगर यहाँ तक आ गया तो मुश्किल ही मुश्किल है। अब ये मिड तक पहुँच चुका है, हमारे पास ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है जिसे हमें ड्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑयल लेवल वाकई में ज़्यादा है। जब तक हम इस ऑयल को ड्रेन नहीं करते और ऑयल लेवल को सही स्पेसिफिकेशन पे नहीं लाते, मुझे नहीं लगता डीपीएफ रीजनरेशन होगी। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी तो चलो नहीं है, पर हमें ईसीएम बता भी रहा है कि ऑयल लेवल 2 आया है। देखिए उस चीज़ को नहीं मानना और फिर भी करते जाना, कोशिश करते जाना, वो टाइम वेस्ट ही होगा। हमें ईसीएम बता रहा है कि ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा है, हमने कंफर्म कर लिया कि ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमें पहले ऑयल लेवल को सेट करना पड़ेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन में लाना पड़ेगा, और फिर से हम करेंगे डीपीएफ रीजनरेशन की ट्राई। सो हमारे पास एक होइस्ट फ्री है वहाँ पर, तो उस पर मैं गाड़ी को लिफ्ट करूँगा और हम करेंगे थोड़ा सा ऑयल को ड्रेन।
सो दोस्तों ऑयल मैंने ड्रेन कर लिया है और अपने हाथ पे भी सारा डाल लिया था गरम गरम। सो हाथ धो लिए मैंने, ऑयल ड्रेन कर लिया, गाड़ी बाहर निकाल ली है और फिर से अब ऑयल लेवल को एक बार चेक करेंगे और उसके बाद हम रीजनरेशन करने के लिए जाएंगे। सो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर ऑयल पर, डिपस्टिक। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा मैक्सिमम लेवल से नीचे है अब ऑयल का लेवल। सो बिल्कुल सेफ जोन पे हैं हम, अब ज़्यादा नहीं है। अब कम से कम इंजन ये नहीं कहेगा कि ऑयल लेवल 2 हाई है। सो चलिए अब गाड़ी को दोबारा हम रोड पर लेकर चलते हैं, रोड टेस्ट करते हैं और साथ साथ ट्राई करते हैं DPF रीजनरेशन की, और देखते हैं कि क्या वो अब होती है कि कोई और इशू है। दोस्तों दोबारा गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, फिर से मैं इंजन जो हमारा फॉल्ट कोड है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्पेसिफिकेशन मैंने अभी भी नहीं देखी इंजन ऑयल लेवल की कि कितना मिलीमीटर्स में वो होना चाहिए, पर कोड क्लियर करके देखेंगे। अभी भी ऑयल लेवल 2 हाई का कोड आ रहा है, क्योंकि अभी हमने ऑयल ड्रेन किया है, अभी गाड़ी को रोड टेस्ट नहीं किया। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ये चीज़ ज़रूर देती है, क्योंकि सीधा की ऑन करने पर हमारा ऑयल लेवल सेंसर ऑयल लेवल को मॉनिटर नहीं करता। कुछ टाइम गाड़ी चलेगी तो, और BMW में जैसे होता है कुछ गाड़ियों में कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी रनिंग गाड़ी पे वो ऑयल लेवल को चेक करता है। सो इसमें मुझे नहीं पता कंडीशन क्या है ऑयल लेवल को चेक करने की, पर फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार हम रीजनरेशन दोबारा करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास ऑयल लेवल का मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा हमारे पास डाटा यहाँ हमें मिल रहा है। ऑयल लेवल कैलकुलेटेड, सो 1550 सीसी इसने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, और दोबारा वाला है कंजम्पशन कैलकुलेटर, सॉरी ये कंजम्पशन है उसकी। सो टारगेट नहीं है कि कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है। सो क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, जब हम पहले इस लाइव डाटा को देख रहे थे तब भी ये 1550 के करीब ही था हमारा इंजन का ऑयल लेवल जो कैलकुलेटेड है। और अब हमने तो इतना ऑयल लेवल ऑयल को ड्रेन भी कर लिया, फिर भी ये 1550 पे है। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये रीसेट नहीं हुआ है। सो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्कैन टूल को मैं दोबारा यहाँ पे रख दूंगा। मुझे लगता है हमें थोड़ी सी गाड़ी को रोड टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी देर गाड़ी चलाएंगे तो चलती गाड़ी पे शायद वो ऑयल लेवल को कैलकुलेट कर ले। दोस्तों सच बताऊं, इंजन में से बहुत नॉइज आ रही है, कुछ ज़्यादा हेल्थी नहीं लग रहा मुझे इंजन। जैसे जैसे मैं 1500 RPM से ऊपर जा रहा हूँ, नॉक की आवाज़ बहुत आ रही है, शायद आप सुन सकते हो। ये चीज़ या तो इंजन के इंटरनल इशू की वजह से हो पा रही है जो नॉइज़ आ रही है, या हमारे पास जो फ्यूल इंजेक्शन कंपनसेशन वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफ हैं। कोई ना कोई इंजेक्टर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। सो इशू अकेले DPF का नहीं है दोस्तों, मैं बताऊं इशू और भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास आवाज़ आ रही है सो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और हमारा ऑयल लेवल है जो कैलकुलेटर वो भी नीचे नहीं आया अभी। सो एक बार मैं गाड़ी को खड़ा कर यहाँ से की ऑफ करूँगा, की ऑन करूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को गाड़ी किस टाइम रीलर्न करती है। अब हमें नहीं पता कि ये ऑयल लेवल को रीलर्न कब करती है। सो की ऑफ करेंगे, की बाहर निकालेंगे, की वापस डालेंगे, ऑन कंडीशन में रखेंगे, स्टार्ट करेंगे। मैं बस ये देखना चाहता हूँ दोस्तों कि वो जो हमारा ऑयल लेवल है वो नीचे आए थोड़ा।
ऑयल लेवल की वैल्यू हमारे पास अब भी कितनी है? अभी भी ऑयल लेवल 2 हाई का कोड हमारे पास आ रहा है दोस्तों। तो जब तक ये ऑयल लेवल का कोड नहीं यहाँ से जाता, सच बताऊँ मुझे नहीं लगता रीजनरेशन हम कैरी आउट कर सकेंगे। और ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी कि ये कब इसे रीलर्न करता है हमारे ऑयल लेवल को, या कोई और प्रोसीजर है इसे रीलर्न करने का। हाँ, मैं चेक करके देखता हूँ एक बार, शायद हो। हाँ, मैंने उस चीज़ को अभी चेक नहीं किया। सो ऑयल लेवल फिर से एक बार देख लेंगे हम। सो हमारा इंजन ऑयल कैलकुलेटर वहीं पर ही है। सो एक्टिव टेस्ट में मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या क्या हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। सो यहाँ पर तो कुछ नहीं है हमारे पास। टेस्ट में क्या है? फ्यूल लीकेज टेस्ट है ये फ्यूल लीकेज टेस्ट भी हम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हमें दिया गया। लर्निंग में जाएंगे, शायद यहाँ पे ऑयल लेवल की लर्निंग हमें मिल जाए। श्योर नहीं हूँ मैं, बहुत कम चांस लग रहे हैं, पर स्मॉल इंजेक्शन क्वांटिटी लर्न है सर दोस्तों ये। तो ये भी नहीं हमारे पास। इनिशियलाइजेशन हम देख चुके हैं शायद, कि नहीं देख चुके हैं। सो इनिशियलाइजेशन में देखेंगे। पंप एक्सचेंज सर्विस, डीपीएफ एक्सचेंज, इंजन ऑयल एक्सचेंज सर्विस। सो ये हम करेंगे क्योंकि ऑयल हमने चेंज नहीं भी किया, ऑयल हमने चेंज, पर मैं ये बताना चाहता हूँ इसे कि हमने ऑयल ड्रेन किया है। सो हमने ऑयल लेवल की उस ऑप्शन को जरूर किया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि सर्विस की लाइट आती है अब कि नहीं। सो सर्विस की लाइट नहीं आई दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। सो ऑयल लेवल एक्सचेंज सर्विस तो हमने कर दिया है, अब डीपीएफ की लाइट भी नहीं आई हमारे पास। सो हम अब बैक जाएंगे। सो एक चीज़ अच्छी हो गई हमारी, उसके साथ साथ हम रीड कोड करेंगे। शायद वो कोड भी चले जाए यहाँ से। अब अभी तो है। इरेज कोड में जाएंगे। नो कोड्स। सो दोस्तों हमारा ऑयल लेवल वाला जो इशू था वो हमने अब क्लियर कर लिया है, क्योंकि सर्विस रीसेट नहीं थी कि किसी ने लास्ट टाइम जो रीजनरेशन की थी उसके बाद भी। सो वो इशू हो गया। अब हम जाएंगे हमारे स्पेशल फंक्शन में, डीपीएफ रीजनरेशन में। टेम्परेचर हमारा हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 70 से ऊपर होना चाहिए, होगा भी शायद, तब से चला कर रखी हुई है हमने ये गाड़ी। सो डाटा लिस्ट में जाएंगे, 87 डिग्री है, ऑल गुड है। सो हम ओके करेंगे। डीपीएफ सर्विस रिक्वायर्ड का आ गया दोस्तों। एज सून एज हमने डीपीएफ रीजनरेशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब मैं इसे ड्राइव करूंगा। अब देखते हैं कि ये रीजनरेट करता है कि नहीं। अगर फिर भी बात नहीं बनी दोस्तों, शायद मुझे इसका सर्विस मैनुअल है जो इस गाड़ी का, वो निकाल के चेक करना पड़ेगा कि डीपीएफ रीजनरेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, जो हम ड्राइव करते हुए रीजनरेट करते हैं उसकी कंडीशन क्या है। सो वो शायद मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों को होता है कि आप स्टेडी स्पीड पे गाड़ी चलाते जाएं और लोअर गियर पे गाड़ी रखें। BMW शायद कहती है X5 की आप दूसरे गियर पे गाड़ी रखते हुए 60 की स्पीड पे चलते जाएं तो रीजनरेशन होगी। बहुत मुश्किल है उसमें रीजनरेट करना। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं वैसी कोई कंडीशन ना उस पर।
अभी भी दोस्तों रीजनरेट नहीं होना शुरू हुआ है। क्योंकि एक स्टेडी स्पीड पे चलाने का मतलब यही होता है कि कॉन्टिन्यूस एयर फ्लो है जो वो बनता रहे। ईसीएम का होता है कि जब वो रीजनरेट करे तो इतनी जो गर्माइश वो बननी है रीजनरेशन की तरफ से, वो हवा उसे काउंटर करती रहे, वो इतनी हवा आगे से आए कि वो गर्म इंजन को गर्म होने से रोक ले। अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती, ईसीएम फिर भी रीजनरेट नहीं करेगा। सो हमारे पास ये भी चीज़ यहाँ पे है अभी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रीवे पर ही जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से ये अभी भी रीजनरेट नहीं कर रहा और ऑयल लेवल भी बिल्कुल सही है। एक बार ऑयल लेवल को दोबारा चेक करेंगे यहाँ पे। सो ऑयल लेवल कैलकुलेटेड अभी 0 है दोस्तों। जो हमारा 1550 आ रहा था, अभी वो कैलकुलेट नहीं किया उसने, क्योंकि हमने रीलर्न तो उसे कर लिया, रीसेट कर लिया बेसिकली कि हमने सर्विस की है, पर उसने दोबारा अभी ऑयल लेवल को कैलकुलेट नहीं किया है। सो वो अभी हमारे पास डाटा नहीं आया है। सो वो चीज़ तो हमारी रह गई अलग। और हमारे पास ये ड्राइव, क्योंकि ये मुझे लगता है ड्राइव के बगैर स्टैटिक ये ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। अगर इनिशियलाइजेशन में जाकर मैं डीपीएफ एक्सचेंज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे हमारे पास है डीपीएफ सेंसर, डीपीएफ एक्सचेंज, डीपीएफ सिस्टम, मेल फंक्शन सर्विस। इसे मैं ओके करूँगा। मैं दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब हमारे पास हमने ये तो कर लिया है, मुझे नहीं पता इससे क्या हुआ है। हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन इनिशियलाइज्ड, डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस, की ऑफ करके की ऑन करूँगा मैं एक बार। की ऑन कर ली। अब डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस क्या करेगा कि अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ईसीएम को ये बता देगा कि मैंने डीपीएफ ही रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद भी मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो बेसिकली मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं ईसीएम को बता दूंगा कि मैंने डीपीएफ ही रिप्लेस कर दिया है। ये मैं हर एक को रिकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए, पर अगर बात फिर भी ना बन रही हो तो ये चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी। अब डीपीएफ का ऑप्शन हमारे पास फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, फ़िलहाल नहीं आ रहा, फिर से चाहे दोबारा आ जाए। मोड ऑफ रीजनरेशन रिक्वेस्ट अभी नॉट रिक्वेस्ट आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, मुझे फ्रीवे पर गाड़ी को चलाना पड़ेगा, उसके बगैर ये रीजनरेट नहीं करेगी। ये ड्राइव कह रहा है। अब ड्राइव कौन सी स्पीड पर जाके ये कंप्लीटेड,
ओके अभी ये कह रहा है कि जो पहले से जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ओके सिलेक्टेड, ओके मैं समझ गया। अब ये देखिए, अब ये हमें कहेगा कि ड्राइव करो, कंप्लीटेड, रीट्राई विद मेकिंग श्योर द इंजन इज फुली वार्म्ड अप इफ इट एंड सून आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब रिक्वेस्ट चलेगी है हमारे ईसीएम के पास रीजनरेशन की। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इसे करना है ड्राइव। अब ड्राइव करते हुए मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अगर इसने रीजनरेशन ना शुरू की तो हम सीधा फ्रीवे पे जाएंगे, इसे करेंगे ड्राइव, रीजनरेट करूंगा और फिर से जब रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर से मैं आपको उसको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं इसे फ्रीवे पर लेकर जाता हूँ। फ्रीवे पर इशू ये है कि यहाँ पर फ्रीवे पर कैमरेज बहुत होते हैं, तो मैं स्कैन टूल नहीं देख सकता गाड़ी चलाते हुए, और वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात रही। सो वीडियो मैं यहाँ पे बंद करूँगा और फ्रीवे पर यहाँ हम ऐसे करेंगे कि मैं स्कैन टूल रख दूंगा यहाँ पर और हम चलते हैं फ्रीवे पर। सो दोस्तों फ्रीवे पे हम, हाईवे पे जो फ्रीवे होता है हमारा यहाँ पे, उस पे हम एंटर करने लगे हैं। अब जब हमारी कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी 100 की 100 की स्पीड पे हम कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर मैं डीपीएफ रीजनरेशन को ऑन करूंगा। इस टाइम मैं 90 पर हूं, कोई चक्कर नहीं है। ओके मैं दबाऊंगा यहाँ पर। जब भी आप ये चीज करें तो प्लीज बहुत सावधान होकर करें, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान स्कैन टूल पर कम होना चाहिए और गाड़ी पर ज्यादा। तो दोस्तों सिंपल चीज ये हो रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड रीजनरेशन को ये बहुत स्पीड में कंप्लीट करता जा रहा है, जैसे पहले हो रहा था। जब ड्राइव करने से पहले भी हम कर रहे थे ट्राई, रीजनरेट नहीं कर रहा, जे इसे उसी टाइम में कंप्लीटेड कह रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल सही है। अब देखिए एक चीज जरूर है इस चीज में, कुछ गाड़ियों में, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, कुछ गाड़ियों में जब तक ईसीएम रिक्वेस्ट नहीं करता रीजनरेशन की, आप रीजनरेशन नहीं कर सकते। वो होती है फोर्स्ड रीजनरेशन, एक तो होती है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन होती है कि जब ईसीएम है कह रहा है कि मुझे रीजनरेशन चाहिए, तब आप रीजनरेशन कर सकते हो। फोर्स्ड रीजनरेशन ये होता है कि जब ईसीएम नहीं कह रहा कि उसे रीजनरेशन चाहिए, पर आप रीजनरेशन करना चाहते हो उस गाड़ी पे, वो फोर्स्ड रीजनरेशन होती है। अब इस गाड़ी पे हमारे पास फोर्स्ड रीजनरेशन नहीं है। अब फोर्स्ड रीजनरेशन नहीं है और हमने सेलेक्ट किया था ऑप्शन डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस का, जिससे अब ये हो गया कि डीपीएफ चेंज हो चुका है। अब ईसीएम को ये लग रहा है कि डीपीएफ तो हो गया चेंज, वो तो नया डीपीएफ है। अब कभी कभार नए डीपीएफ को भी हम इंस्टॉल करके उसको सबसे पहली चीज उसे रीजनरेट करते होते हैं, है ना। जितनी गाड़ियों पे मैंने पहले डीपीएफ डाला है उसे मैंने रीजनरेट किया इंस्टॉल करने के बाद। अब इस गाड़ी में मुझे नहीं पता डीपीएफ डालने के बाद रीजनरेट करना पड़ता है कि नहीं। अगर करना पड़ता है तो ईसीएम, इस गाड़ी में फोर्स्ड रीजनरेशन का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो हम अपनी तरफ से रीजनरेट नहीं कर सकते जब तक ईसीएम अलाउ नहीं करता। अब ईसीएम ने मुझे नहीं लगता अलाउ करना है, क्योंकि हमने डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस कर दी थी। अब सच बताऊं तो ये जो डीपीएफ रीजनरेशन है, ये जो हम अब फ्रीवे पे रोड टेस्ट कर रहे हैं, या तो ये मैं तब कर देता जब तक मैंने इनिशियलाइज में जाके डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस नहीं किया था। अब डीपीएफ देखिए दो चीज़ें होती हैं, कभी भी डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस ना करें
जब तक आपका डीपीएफ आपको पता है कि वो बहुत फुल है। अगर डीपीएफ बहुत ज़्यादा फुल है और आप एक्सचेंज सर्विस कर देते हैं तो अब ईसीएम को लगेगा कि नया डीपीएफ आ चुका है, पर वो है डीपीएफ पुराना ही, ठीक है। उसमें आपके इंजन डैमेज होने का बहुत चांस है, क्योंकि आप ईसीएम को ट्रिक कर रहे हैं। अब इसमें हमें पता है कि बैक प्रेशर हमारे डीपीएफ से कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे पास 20 पीएसआई की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हम कह रहे 20 केपीए की, कि 20 किलो पास्कल तक अगर हमारा प्रेशर होगा तब हम खतरे में हैं। और ये तो 8 किलो पास्कल भी नहीं, मतलब उससे ज़्यादा भी नहीं हो रहा था। सो हमारा डीपीएफ जो सूट एक्यूमुलेशन थी वो इतनी नहीं थी, हमारा डीपीएफ क्लीन ही था, पर हमारा फिर भी डीपीएफ की लाइट आ रही थी, जिसकी वजह से हम डीपीएफ रीजनरेशन करना चाहते थे। या दूसरी चीज, अब जो शॉप से हमें बताया गया था, जो शॉप वाले ऑनर ने हमें बताया था, उसने ये कहा था कि कस्टमर ने 2 बार पहले भी कहीं से रीजनरेशन करवाई है। अब वो रीजनरेशन सच में हुई थी या उसने रीजनरेशन करने के बाद सर्विस नहीं की, जिसकी वजह से हमारे पास डीपीएफ सर्विस रिक्वायर्ड बार बार आ रहा था। क्योंकि अगर आप डीपीएफ रीजनरेशन बिना मतलब करने के बाद अगर आप सर्विस नहीं करते तो हमारे पास इशू दोबारा आता ही आता है। अब यहां तक मुझे लग रहा है ऐसी कोई चीज नहीं है इस डीपीएफ में जो मुझे खतरा लगे कि हाँ यार डीपीएफ इस गाड़ी को चलाना खतरनाक है, क्योंकि डीपीएफ बहुत ज्यादा फुल है। अब डीपीएफ तो हमारा फुल नहीं है, वो हमने पहले ही लाइव डाटा में चेक कर लिया था। अब सर्विस हमने इसमें से तेल निकाल दिया, ऑयल लेवल कम कर दिया और उसे हमने रीसेट कर दिया। उसके साथ साथ हमने डीपीएफ एक्सचेंज सर्विस को सिलेक्ट किया है कि हमने डीपीएफ बदल दिया, ताकि ईसीएम बार बार उसी चीज में बार बार फंसे ना कि इसे डीपीएफ सर्विस चाहिए, जबकि इसका बैक प्रेशर है ही नहीं इतना। 2 चीजें आप हमेशा याद रखिए, अगर डीपीएफ आपको कह रहा है कि यार ईसीएम आपको कह रहा है कि डीपीएफ रीजनरेशन की जरूरत है, तो आपने एक बार जाके बैक प्रेशर चेक करना है। अगर सूट एक्यूमुलेशन है ही नहीं इतनी, अगर बैक प्रेशर भी इतना नहीं है, तो डीपीएफ रीजनरेशन आ कहां से रही है? ईसीएम क्यों कह रहा है कि उसे रीजनरेशन चाहिए? वो ईसीएम रीजनरेशन शायद तभी मांग रहा हो क्योंकि उसने सर्विस ऑयल उसने रिप्लेस नहीं किया रीजनरेशन करने के बाद पिछली बार। सो यहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों एक्सचेंज सर्विस हो गई है। लाइव डाटा में हमारे पास कोई बैक प्रेशर नहीं था, ना पहले था ना अब होगा, मैं बता सकता हूँ आपको। और डीपीएफ रिक्वायर्ड की हमारे पास कोई वार्निंग नहीं आ रही। सो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक तो मैं कस्टमर को, जो हमारे शॉप वाले भाई हैं, उनको ये बता दूंगा कि देखो डीपीएफ रीजनरेशन का कोई इशू नहीं आ रहा। सर्विस पीछे उसने डीपीएफ रीजनरेशन के बाद सर्विस को रीसेट नहीं किया था, ऑयल चेंज नहीं किया था। एक तो पहले इसका ऑयल चेंज किया जाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल है, ठीक है। इसका ऑयल चेंज किया जाए और उसके साथ साथ कस्टमर को बताया जाए कि इसकी फ्रीवे ड्राइविंग हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करें। अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, उसमें इसकी फ्रीवे ड्राइविंग करें। फ्रीवे ड्राइविंग में क्या है कि जब ईसीएम को लगता है कि हाँ कहीं पर डीपीएफ रीजनरेशन की जरूरत है, वो खुद ब खुद उसे कर लेगा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास फोर्स्ड रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है, और रीजनरेशन हम तब तक नहीं अब कर सकेंगे जब तक ईसीएम उसको रिक्वेस्ट खुद नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता ईसीएम अभी से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि हमने एक्सचेंज सर्विस को सिलेक्ट कर लिया था। एक्सचेंज सर्विस जैसे मैंने करते हुए भी आपको बताया था कि ये चीज़ आप हर गाड़ी में नहीं करते। अगर किसी गाड़ी में आप करते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका बाकी का सारा कुछ जो उसका डीपीएफ की कंडीशन है वो खराब ना हो। अगर आपने खराब डीपीएफ पर एक्सचेंज सर्विस कर दिया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब हमारा डीपीएफ तो पहले से ही क्लीन था, बैक प्रेशर उसमें था नहीं, हमने एक्सचेंज सर्विस कर दी है। अब मैं वेट करना चाहता हूँ, सच बताऊँ, कि मैं कस्टमर को कहूँ कि वो एक बार गाड़ी चलाए हफ्ता 2 हफ्ते, जब तक डीपीएफ की लाइट नहीं आती। मुझे नहीं लगता डीपीएफ की लाइट आएगी। अगर डीपीएफ की लाइट आई तब तो हम एटलीस्ट इसकी रीजनरेशन कर सकते हैं। अगर नहीं आई लाइट तो हमारा इशू ख़त्म है। वो तब तक लाइट नहीं आएगी जब तक बैक प्रेशर एक वैल्यू से ऊपर नहीं चले जाता, जब तक ईसीएम को ऐसे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। अब 2 चीज़ें इस पर होने वाली हैं। पहली चीज़ कि हम सर्विस करेंगे, क्योंकि सर्विस रीसेट तो हमने कर दी है पर सर्विस नहीं की हमने, ऑयल निकाला ही है, नया ऑयल नहीं डाला।
सो नया ऑयल डालेंगे, वो सर्विस करेंगे, फिल्टर चेंज करेंगे और फिर कस्टमर को देंगे। लॉन्ग वीकेंड है, मंगलवार तक छुट्टी है यहाँ पर, कस्टमर भी इसे फ्रीवे पर चलाएगा थोड़ा, तो मुझे नहीं लगता हमारे पास DPF का इशू आएगा इस गाड़ी पर। जो भी है हम आपको अपडेट जरूर दूंगा मैं इस चीज़ पर, क्योंकि बहुत पहले जब मैं स्नैप ऑन पर जॉब करता था तो हमारे पास बहुत सारे इशू आते थे मित्सुबिशी आउटलैंडर पर कि यार हम रीजनरेट कर रहे हैं, वो हो नहीं रही। तो मैं बहुत सोचता था कि यार इतना क्या मुश्किल आ रही है रीजनरेशन में आउटलैंडर पर कि वो रीजनरेशन हो नहीं रही। सो आज जाकर मुझे सच बताऊं मौका मिला इस गाड़ी पर काम करने का, और मैं समझ चुका हूं कि इशू आ क्या रहे हैं। ठीक है, इशू ये भी आ सकते हैं कि जो पहले इस पर काम कर चुका है इंसान, उसने ध्यान नहीं दिया रीजनरेशन करने के बाद, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि इस गाड़ी पर फोर्स्ड रीजनरेशन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर इस चीज़ पर मैं पहले ध्यान दे देता तो मैं DPF वो हमारा जो फिल्टर है उसको एक्सचेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट ना करता। पर सो फार हमारे पास अभी कोई लाइट ऑन नहीं है, जो कस्टमर कह रहा है कि DPF की लाइट ऑन हो रही है बार बार। जैसे आप भी देख सकते हो कि पहले भी हमने जब कोड क्लियर किया था थोड़ी देर लाइट आई, उसके बाद लाइट नहीं आई। अब हमें गाड़ी चलाते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, फ्रीवे पे हमने गाड़ी चला ली है, अभी हमारी DPF की लाइट नहीं आ रही। सो जो कस्टमर की कंप्लेन थी लाइट की, वो तो हो चुकी है ख़त्म, है ना। अगर सच में DPF का इशू होता, मैं सच बताऊँ आपको, अगर सच में DPF का इशू होता, जैसे ही मैंने एक्सचेंज सर्विस को सिलेक्ट किया था उसके बाद हम गाड़ी चला रहे थे, DPF की लाइट दोबारा ऑन हो जानी थी। अगर सच में इशू है तो ECM क्यों नहीं उसे बता रहा। ठीक है, एक्सचेंज सर्विस किया, इशू फिलहाल नहीं है, कोई बैक प्रेशर नहीं है, वो हमने चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई इशू है। तो अब लास्ट चीज़ यही रहती है कि अब सारा टाइम खुद हम गाड़ी लेकर घूमते रहें यहाँ पर 2 दिन, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर की गाड़ी है, कस्टमर को वापस देंगे, इशू होगा तो दोबारा हम शॉप पे ज़रूर आएंगे। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारा ये DPF रीजनरेशन वाला मसला अब यहीं पर इसे ख़त्म कर देते हैं। रीजनरेशन चाहे हमारी पूरी नहीं भी हुई, पर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। तो गाड़ी को हम दोबारा यहाँ पे पार्क करेंगे शॉप पर, और मुझे लगता है बाहर ही इसे पार्क कर देना चाहिए। सो मैं इसे बाहर ही पार्क कर दूंगा। सो हमारे शॉप वाले जो भाई हैं वो खुद गाड़ी को अंदर लाकर इसकी सर्विस बाद में कर लेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मैं बस एक बार देखना चाहता हूं दोस्तों कि वो DPF रीजनरेशन की लाइट, अगर मैं गाड़ी को की ऑफ करेंगे, चाबी बाहर निकालूंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, दरवाज़ा बंद करूंगा, इसे लगाऊंगा, की ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता इशू आएगा कस्टमर को। मैं देखिए, 2 चीज़ होती हैं दोस्तों, कभी भी कस्टमर को गाड़ी मत दीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी में कोई ना कोई इशू है और आपको डर है कि यार गाड़ी अगर ऐसे मैंने कस्टमर को दे दी, कस्टमर की गाड़ी ख़राब ना हो जाए। अगर आपको ऐसा डर है सच में, तो मैं नहीं कहूँगा कस्टमर को गाड़ी वापस देने का। हमारी जो इस टाइम सिचुएशन है कि हमें पता है कि DPF में कोई इशू नहीं है, कोई बैक प्रेशर नहीं है, DPF फुल नहीं है, कोई सूट एक्यूमुलेशन नहीं है। सो हमारे पास DPF को तो इशू है ही नहीं इतना। सर्विस थी, उसे हमने सर्विस एक्सचेंज का काम कर दिया है। ऑयल इन्होंने चेंज कर देना है, ऑयल में से
फ्यूल लेवल, जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑयल का लेवल हमारे पास सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस गाड़ी पे कस्टमर को DPF का इशू दोबारा आने लगा है। अगर DPF की लाइट ऑन होगी तो कम से कम हमारे पास ऑप्शन होगा उसे रीजनरेट करने का, और इस बार हम रीजनरेट करेंगे फ्रीवे पर जाकर, ना कि हम बार बार, क्योंकि जब तक हम स्टेडी स्पीड में नहीं चलाते गाड़ी को, मुझे लगता है ये वाली गाड़ी तब तक उसे रीजनरेट नहीं करती। फिलहाल हमारा इशू ख़त्म हो चुका है, कस्टमर से सारी बात हो जाएगी। शॉप वाले हमारे जो भाई हैं उनको भी ये चीज़ पता लग जानी है, क्योंकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस भी हमारी ज़रूर देखते हैं, तो उनको तो चलो पता लग ही जाना है इस चीज़ के बारे में। सो मुझे लगता है आज की वीडियो जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं, कोई मेरा मन था कि अगर रीजनरेट हो जाती, अगर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता रीजनरेट हो जाती, तो वो बहुत सिंपल वीडियो बन जानी थी कि यार स्कैन टू लगाया, रीजनरेट किया और गाड़ी रीजनरेशन हो गई। इस वाले में हमारे पास वाकई में कोई असली वीडियो बनाने वाला कंटेंट था, जो सच में मज़ेदार लगा मुझे, कि रीजनरेट कर रहे हैं, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ऑयल लेवल हाई है, उसे भी हमने सही किया, रोड टेस्ट किया। सो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको कल गाड़ी पे काम करते हुए चीज़ें आ सकती हैं, वो चीज़ आज हमारे लिए आई हैं, तो कम से कम आपको पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये होती हैं, और कैसे हमें इन चीज़ों को टैकल करना है। ऐसे नहीं होता कि भाई ये हो ही नहीं रहा, किसी और को गाड़ी भेज देते हैं, वो शायद कर ले, ऐसी चीज़ें नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी गाड़ी पे काम करते हुए प्रॉब्लम देती हैं, प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और कैसे हमने उसको हल करना है, या कैसे उसको लेकर आगे हमने चलना है, तो वो हम पर डिपेंड करता है। सो मुझे लगता है आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, और जैसे मुझे इस गाड़ी पर अपडेट मिलेगा तो मैं आप सभी को उसके बारे में इतला जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा कि अगर DPF की लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे अगली बार।